वेलकम बैक। बात करेंगे कि बिजली और गैस पर सब्सिडी का मामला, हुकूमती दावे और ऐलानात और उसके बाद आईएमएफ की जानिब से इनकार और जो वजूहात हैं उस पर हम बात करते हैं। सनाउल्लाह खान साहब, बताइएगा, ये आईएमएफ की जानिब से ये कहा गया कि सब्सिडी नहीं दी जा सकती, ये खबर हमारे सामने है। एक तो इसकी तस्दीक भी कीजिएगा और दूसरा आप क्या समझते हैं कि क्या डिटेल में कहा गया आईएमएफ की जानिब से? आईएमएफ की जानिब से ऑफिशियली कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हुई और अभी इस खबर में बहुत सारे बहाम हैं और ना ही आईएमएफ की तरफ, मेरे ख्याल में आईएमएफ की मर्जी के बगैर कोई काम इधर हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि ये आईएमएफ का जो कंसर्न होता है, आईएमएफ आपको एक बजट डेफिसिट देता है, उस बजट डेफिसिट के अंदर आपको रहना होता है। उसके लिए आप देख लेना कि यहाँ पर जब 200 यूनिट तक को रिलीफ दिया गया, शहबाज शरीफ ने दिया, कि वो रिलीफ तो नहीं था, वो बिजली जो कीमत बढ़ रही थी 7 रुपए, वो 200 यूनिट तक नहीं बढ़ाई और 50 अरब रुपए उन्होंने उसके लिए डेवलपमेंट में कट लगाकर उधर कर दिए। तो उससे आईएमएफ ने कोई इतराज नहीं किया। अब वज़ीर आला पंजाब ने अगर 45 अरब रुपए और 2 महीने के लिए 14 रुपए यूनिट किया है, तो उस पर आईएमएफ इतराज क्यों करेगा जी? आईएमएफ को तो बजट डेफिसिट देखना है और वो भी उन्होंने डेवलपमेंट से काट के दिया है। तो मेरे ख्याल में या तो इस खबर में कोई अभी काफी डेवलपमेंट होनी है और आईएमएफ का जो इस वक्त प्रोग्राम जो रुका हुआ है उसकी सिर्फ एक दो वजूहात हैं जी, जो रिटर्न है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मेरे साथ भी कुछ दोस्तों के साथ कंफर्म किया है कि एक वो चाहते हैं कि जो हमारे पास डिपॉजिट हैं 15, 16 या 12 अरब डॉलर के, चाइना, सऊदी अरब और यूएई के, वो चाहते हैं ये 3 साल के लिए रीप्रोफाइल हो, रोल ओवर हो। इसके बावजूद $2 बिलियन का जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में गैप है वो आप पूरा करें, जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एडिशनल 1 से 1.5 अरब डॉलर मांगे हैं और बाकी जो उन्होंने कमर्शियल बैंकों से लेना है। तो वो सिर्फ 2 शराइत हैं। बाकी जो भी पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है, उन्होंने भी आईएमएफ के प्रोग्राम को मद्देनजर रख के डिसीजन किया है, उसमें कोई कबात नहीं है। अगर आप हेड चेंज कर देते हैं एक्सपेंडिचर का और आपका बजट डेफिसिट नहीं बढ़ता, तो आईएमएफ की जो ट्रेडिशन है, जो यहाँ पे 23 प्रोग्राम लिए और जो उनका एक लाए अमल है, उसके मुताबिक सिर्फ वो बजट डेफिसिट को देखते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि आपने किस हेड से चेंज करके खर्च किए कि सूबे ने क्या किया। बिल्कुल सही, सूबे सब्सिडी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो अगर कट लगा के दे रहे हैं तो इस पे अभी अभाव मौजूद हैं कि आईएमएफ ने जवाब दिया या नहीं दिया, ज़ाहिर है। लेकिन उसके बावजूद आईएमएफ की तरफ से ऑफिशियल कोई तस्दीक नहीं है अभी तक। आज सुबह से हमने भी 2-3 मरतबा उनको मैसेजेस किए हैं और कोई किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है। जब तक आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड नहीं होता, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा उस वक्त आएगा जब आपके 3 दोस्त ममालिक आपका जो डिपॉजिट है, जो आपके लोन है, उनको रीप्रोफाइल 3 साल के लिए या रोल ओवर कर देंगे और $2 बिलियन की आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो मैनेज हो जाएगी, वो आपको रिटर्न उनको बता देंगे। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड आईएमएफ का पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का जो 3 साल का लोन प्रोग्राम है वो अप्रूव कर देगा। बाकी अब कोई शराइत नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अभी इमरान, आप क्या समझते हैं रोल ओवर के हवाले से? भी गुज़िश्ता दिनों ये भी बात थी कि पाकिस्तान का जो उनका सितंबर में जो इजलास शेड्यूल किया गया उसमें पाकिस्तान एजेंडे में शामिल ही नहीं था और ज़ाहिर उसकी वजूहात जैसे सनाउल्लाह खान साहब ने बताई हैं, वो 2 वजूहात हैं। क्या पाकिस्तान ये संग-ए-मील अबूर कर पाएगा या उन्होंने जो इस वक्त शराइत रखी है उनको पूरा कर पाएगा? इस हवाले से कितनी कामयाबी की तवक्को है? देखें एतजाज, ये एक कैंसर है जिसका इलाज हम पैनाडोल से करने की कोशिश कर रहे हैं। 1958 से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं। 1958 में जो पहला प्रोग्राम था वो तकरीबन $2.5 करोड़, हम $2.5 करोड़ के लिए आईएमएफ के पास गए थे और अब ये कहानी $2.5 करोड़ से बढ़कर 7 अरब रुपए तक 7 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो जितने भी मुल्क, आप मिस्र की मिसाल ले लें, अर्जेंटाइन की मिसाल ले लें, जिनका बड़ा तकाबुल किया जाता है पाकिस्तान के साथ, कि वो भी जब से आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं और ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पाबंदियां होती हैं और खास तौर पर ये जो कहा जाता है कि आप अपने अखराजात कम करें, तो इससे मईशत का हुजम सुकड़ता है। और इस तरह से अगर आप इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही रहेंगे तो फिर ये चांसेस बहुत कम है कि आपका जो मुआशी ग्रोथ है वो उसको आप इतना एक्सटेंसिव लेवल पर लेके जाएंगे कि आपका मुल्क इन कर्जों के दलदल से निकल पाएगा। अभी तो हमारे पास ये दोस्त ममालिक की मेहरबानी है कि वो अपना डिपॉजिट रख देते हैं, लेकिन अब वो भी थोड़ा
सा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की कि चीन की जानिब से जब उनका एक मिनिस्टर यहाँ पर इस्लामाबाद में आए तो वाज़े तौर पर पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। इसी तरह से सऊदी अरब है या यूएई है, वहां से भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से ये बातें की जा रही हैं और ये शायद यही वजह है कि अभी तक ये मामला किसी नहज तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन तवक्को ये है कि तीनों मुल्क इनका जो डिपॉजिट है इसको रोल ओवर कर देंगे और सितंबर में ही कोई खुशखबरी आने का इम्कान है। अच्छा, अब मैं ये तो सूरत हाल है ना आईएमएफ की और पाकिस्तान के हवाले से, चले एक तस्दीक भी हमारे सामने आ गई है, लेकिन सलमान अनीस साहब आज एक बड़ी डेवलपमेंट और हुई है और वो ये है कि बीएनपी के सरबराह अख्तर महगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इस फोरम पर बलूचिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही, हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, बलूचिस्तान के लिए हुकूमत संजीदा ही नहीं है। बड़े सीरियस उन्होंने गुफ्तगू की है, यकीनन आपने सुनी है। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि एक तो ये कि उन्होंने ये जो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, ये इस सूरत हाल में क्या पता दे रहा है बलूचिस्तान के हवाले से, और फिर क्या फ्यूचर देख रहे हैं सरदार अख्तर महगल का? जी, हम अख्तर महगल साहब कहते हैं कि मैं आईने बेचता हूं अंधों के शहर में, तो ये बात उनको आज पता लगी है, उनको पहले नहीं पता था। इतने जीरक सियासतदान हैं, इतने अरसे से सियासत के अंदर हैं। देखें, पॉलिटिकल गिमिक्स हैं शाहजी, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड फ्रॉम व्हाट आई नो। और ये जिस बलूचिस्तान की ज़बूं हाली की ये बात कर रहे हैं, अभी तो शायद प्रॉबली वो टाइम है कि सीपेक की वजह से, आपके इकोनॉमिक रूट की वजह से बलूचिस्तान के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मिनरल रिसोर्सेज की वजह से बलूचिस्तान के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, गैस और ऑयल पाइपलाइन की वजह से बलूचिस्तान के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो गवर्नमेंट का फोकस एरिया है अपने आप को इकोनॉमिकली रिवाइव करने के लिए, उसमें बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप रेटेड चैप्टर्स, आई नो इट फॉर अ फैक्ट। आप अभी देख रहे थे कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है वो इनाग्रेशन किया गया। इसी तरह जो पोर्ट्स हैं उनको दोबारा नए सिरे से असर नौ जो है वो आबाद करने की बात हो रही है, और जो आपके दोस्त ममालिक वंस अगेन गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही थी कि वो पोर्ट हैंडलिंग के अंदर पाकिस्तान को हेल्प आउट करें। तो ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान की ज़बूं हाली की सिचुएशन देखते हुए उनको आज एकदम से ख्वाब आया और उन्होंने फैसला किया कि वो मुस्ताफ़ी होंगे। उनके पॉलिटिकल एम्स हैं और एजेंडाज हैं जो पूरे नहीं हो रहे इस गवर्नमेंट के साथ। इस वजह से वो इस गवर्नमेंट के साथ टैग अलॉन्ग करने में या इस पार्लियामेंट के साथ चलने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वन। नंबर दो, जो खतरे की बात जो नज़र आती है, जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंदर देखें तोड़ जोड़ चलता रहता है, लोग मानते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनको मनाना पड़ता है। ये जोड़ तोड़ एट लार्ज चलती रहती है। तीसरी जिस बात का उन्होंने जो है वो बात की कि ये वो फोरम नहीं है जहाँ पे वो अपने जो मामलात हैं वो वॉइस कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने भाई की तरह एग्जाइल में चले जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ जो है वो ऑन करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जब आपकी गवर्नमेंट बात नहीं मान रही होती है या आपके मुतालबात नहीं पूरे हो रहे होते तो आप एकदम से जो है वो रिगिंग शुरू करते हैं। वो आपका ज़रा सा भी हाथ पकड़ते हैं या आपको उनके अंदर ज़रा सी भी कोई विलिंगनेस नज़र आती है तो आप अपना नैरेटिव पूरा का पूरा जो है वो चेंज कर देते हैं। मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, आप समझते हैं, सियासी तकरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल मूव। पॉलिटिकल मूव। अच्छा, मैं आपसे उमर दराज गुदल आपसे जानना चाहूंगा, एक तो सलमान साहब ने ये जिक्र किया है वो अपनी जगह पे उनके पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और फिर वो अपने भाई के साथ, दूसरा हम यहाँ पे ये बात करते हैं, आमतौर पर ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी उनको कौमी धारे में ले आएँ, उनको अपने जो उनकी सूरत हाल है उसको एड्रेस किया जाए। अभी कुछ देर पहले ख्वाजा साद रफीक का भी ये बात सामने आई कि ताकत के इस्तेमाल से तो बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। अब ज़ाहिर है वो सियासी लोग जो यहाँ कौमी असम्बली में आपके पास आते हैं उनके ऊपर वहाँ का एक प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, और उसकी बुनियाद पर भी ये सूरत हाल सामने आती है। ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है? और दूसरा, इसके साथ साथ आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? उन्होंने वज़ीर आज़म पे भी अदम एतमाद के इजहार किया है और मौजूदा जो ओवरऑल सिस्टम है इस पर भी उन्होंने बड़ी संजीदा किस्म का क्वेश्चन मार्क किया है, जो कि माजी में हमने नहीं देखा कि इतने वो जाते रहे, नाराज होते रहे, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत ही अहम बातें की हैं। देखिए, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है उनका इस्तीफा, इसलिए कि ये मामला हसास है और संजीदगी का तालिब है।
लेकिन जिस तरीके से जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं और वो जब ये कहते हैं कि सारा फलाम मसला भी SHO की मार है, तो उससे लगता है कितने सतही किस्म के लोग जो हैं इस मसले को हल करने के ऊपर लगे हुए हैं या उनके पास बदकिस्मती से इख्तियार उनके पास है। इस हवाले से मैंगल साहब हूँ, डॉक्टर अब्दुल मालिक जैसे संजीदा लोग हूँ, कि सारे वो लोग थे, इवन आप भुट्टी साहब को माजी में देख लीजिए, जो पार्लिमानी सियासत और सिस्टम पे बिलीव करते थे और जिनका ख्याल ये है कि सिस्टम में रहते हुए मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा नहीं, हमें ये लोग नहीं कबूल, हमें हीरे चाहिए। हमें कोई हीरा मोहसिन नकवी की सूरत में चाहिए, हमें कोई हीरा अनवारुल हक काकड़ की सूरत में चाहिए, हमें कोई हीरा सादिक सिंदरानी की सूरत में चाहिए, हमें कोई हीरा जो है वो सरफराज भुट्टी की सूरत में चाहिए। मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की गुफ्तगू पिछले दिनों सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आप जरा गौर तो कीजिए कि ये जो सोच है ये क्यों जोर पकड़ रही है, जो ज़ाहिर रियासत मुखालिफ है या जिसको हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इलेक्टोरल प्रोसेस है। जब आप जर्मन लीडरशिप को आउट करेंगे, जब जर्मन लीडरशिप को नहीं आने देंगे और जब आप लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जनाब आपके वोट से जीतने वाला असेंबली में आपकी नुमाइंदगी नहीं करेगा, तो फिर वो आपसे उम्मीद खो देंगे। मेरे ख्याल से मैंने आज इसके ऊपर लिखा भी और मेरी जाती राय ये है कि ये सियासत का वक्त नहीं है, ये रियासत के हवाले से हम सब के हवाले से बड़ा अच्छा, ये हालांकि ये नारा जो है वो हुकूमत लगाती रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं एक जुमला कहने दीजिएगा। रियासत से मुराद लोग होते हैं और लोगों से मुराद हमारे वो लोग जो लीडरशिप क्लेम करते हैं, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से इमरान खान, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, मौलाना साहब, अचक जही साहब, बाकी तमाम हाफिज नईमुर रहमान साहब जैसे जो बड़े लोग हैं जो पार्टी को हेड कर रहे हैं, वो एक वफ्द की सूरत में कोयटा जाना चाहिए और वहां पे ऐलान करना चाहिए और इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश तो करनी चाहिए, यकीनन वहां के आप करना चाहिए उनको सिस्टम। अच्छा, थोड़ा यकीनन ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं आखिरी मिनट है हमारे पास, क्विकली मैं सराउल्लाह खान साहब आपका कमेंट चाहूंगा इस सूरत हाल पर। देखें, जहां तक अख्तर मैंगल साहब की बात है तो मैं उनके इस्तीफे को सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आप मुझे बताएं, जिस पार्लियामेंट में एजेंडा बेस्ड कानून साजी हो, जहां पर पब्लिक के इश्यूज पर कोई बात ना हो, जहां बलूचिस्तान की सूरत हाल पर डिबेट ना हो, वहां उस पार्लियामेंट में और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसमें अख्तर मैंगल साहब के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जब वो अपने सूबे के में खून रेजी नहीं रुकवा सकते, मसाइल हल नहीं कर सकते, पॉलिटिकल इश्यूज नहीं हो सकते और सूबे में वहां पर अपनी मर्जी के जो हुक्मरानों को तैनात किया जाता है। आपको पता है ना, निगरान हुकूमत में जो वजीर दाखिला थे, ये पहले उसी वक्त बता दिया गया था कि चीफ मिनिस्टर वो होंगे और माजी में भी इसी तरह होता रहा है। जब आप एक सूबे में जहां पर सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की खराब हो, जहां पर पॉलिटिकल इशू हो, वहां पर जब अपनी मर्जी के पॉलिटिकल एजेंडे आपने नाफिज करेंगे तो फिर इसी किस्म की सूरत हाल यही आएंगे, उसके नताज यही आएंगे। यही सूरत हाल है और इसमें मौजूदा हुकूमत को बहरहाल इस संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए इस सूरत हाल को लेकर और ओवरऑल अवामी इशूज पर भी। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।